हेलो, जय हिंद। सी सर्टिफिकेट के लिए ये मटेरियल है जो सी का एनसीसी में पेपर होता है, उसमें ए ग्रेड लाने के लिए पेपर में क्या क्या करना है वो सब इसमें बताया गया है। बेसिकली ये बहुत ही प्रिसाइज नोट्स है और इसमें इतना ही पढ़ के आप आराम से ये ग्रेड ला सकते हैं। बस आपने कैंप किया हो और आपको नंबर अच्छे मिले हों तो इसमें वैसे ख़ास बात इस पेपर की है कि आप जब तक इसको अच्छे से नहीं देंगे तब तक नंबर मिलेगा नहीं उतना। इसमें आपको अच्छा करना ही होगा। तो ये है, तो इसमें अभी शुरू करते हैं। तो पेपर फर्स्ट है ड्रिल का 10 मार्क्स का। और ड्रिल के बारे में इधर अभी ड्रिल का बताएंगे 10 नंबर में क्या क्या है। अभी ट्रू फॉल्स का है 5 नंबर का, और 5 नंबर का एक क्वेश्चन और है 10 नंबर का है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें ये 5 नंबर का ये है और 5 नंबर का ये रहा। जैसे इसमें है राइट ट्रू और फॉल्स। इन विश्राम पोजीशन द डिस्टेंस बिटवीन हील्स इज़ 12 इंचेस। तो कह रहे हैं कि विश्राम पोजीशन में जो दोनों एड़ियों के बीच की दूरी है वो कितना होगा, 12 इंच है क्या है। तो ये सही है। फिर इन खुला लाइन चल 2.5 पेसेस आर टेकन बाय फ्रंट एंड रियर रैंक। तो इसमें ये फॉल्स है। फिर बता रहे हैं इन स्लो मार्च नंबर ऑफ पेसेस पर मिनट आर 70। तो ये सही है, ट्रू है। व्हेन ऑर्डर डिसमिस इज गिवन वन हैज़ टू टर्न लेफ्ट, ये भी ट्रू है। ड्रिल इज ऑफ 2 टाइप्स, ओपन ड्रिल एंड क्लोज ड्रिल, ये भी सही है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है 5 नंबर का, व्हाट आर द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इन सावधान पोजीशन। तो इसमें बताना है कि कौन कौन सी चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है जब आप सावधान पोजीशन में रहें। तो इसमें जब ड्रिल की कोई भी कार्रवाई हरकत करनी है तो हमेशा सावधान पोजीशन से ही शुरू होती है। इसके अलावा अपने से सीनियर के साथ बात करनी हो तो सावधान पोजीशन से ही बात की जाती है। जब वर्ड ऑफ कमांड मिलता है सावधान, तो बाएं पाँव को 6 इंच उठाते हुए दाहिने पाँव की आधी के साथ बाएं पाँव की एड़ी मिलाएं, एड़ी के साथ बाएं पाँव की एड़ी मिलाएं। जब बाएं पाँव ज़मीन पर लगता है तो शाउट करें एक। सावधान पोजीशन में देखने की बातें, दोनों एड़ी मिली हुई और टो के एंगल, मतलब दोनों एड़ियाँ मिली होनी चाहिए और जो अंगूठे के बीच का जो 30 डिग्री एंगल होना चाहिए। दोनों घुटने कसे होने हों। दोनों बाजू दाहिने और बाएं तरफ पैंट की सिलाई के साथ मिले हुए और मुट्ठी कुदरती तौर पर बंधी हो। और फिर लास्ट है पैंट खींचा हुआ, छाती उठी हुई, कंधे पीछे खींचे हुए, गर्दन कॉलर के साथ मिली हुई, चिन ऊपर और निगाह सामने। ये सब सावधान में क्या क्या वो होगा उसके बारे में बताए हैं। फिर वेपन ट्रेनिंग, ये 10 नंबर का रहता है। इसमें क्या क्या है, जिससे पहला देखो 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक है। तो इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक में इसमें है जैसे फुल फॉर्म ऑफ एमपीआई। तो एमपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। जब आप अपने किसी दुश्मन को या दूसरे अपने जो काउंटर पार्ट को
जो आपके सामने आपसे लड़ाई करने आ रहा है उसको बंदूक से या किसी भी मतलब बंदूक से मारते हैं तो जो गोली है और जो गोली का जो वोंडेड एरिया है, जो मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है, मान लीजिए आपने निशाना लिया हार्ट का या उसके सर का, तो जब हार्ट में या माइंड सर के वो सर पर उसकी गोली लगी तो उसको मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ गुड शूटिंग और करेक्ट होल्डिंग, गुड एमिंग एंड गुड ट्रिगर ऑपरेशन। मतलब इसमें है कि होल्ड, एम एंड ट्रिगर ऑपरेशन, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस हैं। द राइफल इज सेट टू बी लोडेड व्हेन देयर इज राउंड इन चैम्बर। फिर मजर वेलोसिटी ऑफ 7 होती है 7.60 किसकी, SLR की होती है, सेल्फ लोडेड राइफल की। फिर कैलिबर ऑफ .22 राइफल इज 0.22। फिर राइट द डिफरेंस टाइप ऑफ फायरिंग पोजीशन। तो फायरिंग पोजीशन कौन कौन सी होती है उसके बारे में लिखना है, जैसे लेइंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन। मतलब लेइंग मतलब लेटे हुए, स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए, सिटिंग मतलब बैठे हुए, नीलिंग मतलब घुटनों पर। राइट द नेम्स ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ राइफल। मतलब राइफल को साफ़ करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे पुल थ्रो, आयल, रॉड, चिंदी, ये सब .22 को करने के लिए, साफ़ करने के लिए ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद में आप पेपर 3 है मिसलेनियस है 225 नंबर का। इसमें नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन 30 नंबर का है, ये बड़ा है। और ये नेशनल इंटीग्रेशन आता मतलब आपको 3 घंटे जो वहाँ टाइम मिलेगा उसमें आपको पेन उठाना नहीं है, आपको लिखना ही है। मतलब एकदम बहुत ही शांति से और बहुत ही अच्छे से लिखना है, तब जाके पूरा हो पाएगा, नहीं तो पेपर बहुत लेंदी ही रहता है हमेशा की तरह। फिर व्हाट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन। तो नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, पहला क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का है। तो नेशनल इंटीग्रेशन में जैसे नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस एंड यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ अ कंट्री। It also means an mean an atmosphere in which all citizens, irrespective of their caste, religion, region, live together peacefully. It refers to integration in all respects, social, political, economic, and above all emotional. In an integrated country, people share common goals, they all work together and cooperate with each other for prosperity of the nation. नेशनल इंटीग्रेशन मतलब ये होता है कि मतलब हर कोई पीपल टू पीपल कनेक्शन रहता है विद इन कंट्री, और उनका मतलब रिलीजन, कास्ट, क्रीड, रेस, इसके इर्रेस्पेक्टिव। तो ये सारी चीज़ें नेशनल इंटीग्रेशन करती हैं, और नेशनल इंटीग्रेशन से ही कोई देश डेवलपमेंट की राह पे जा सकता है। तो ये 5 नंबर का है, आप आराम से लिख सकते हैं। फिर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम है, जैसे कास्टिज़म, जातिवाद, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मतलब होता है सांप्रदायिकतावाद। कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है, वो अलग है, ये अलग है। कम्युनिज्म कम्युनिस्ट आया है, जिसके मार्क्स हैं जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के एक तरह से फादर ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी माने जाते हैं। इसका इम्पैक्ट आप रसिया पे देख सकते हैं, चाइना पे देख सकते हैं, और क्यूबा में देख सकते हैं। और बाकी जैसे जो कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म विद इन कंट्री भी हो सकता है या अलग अलग देशों में रहता भी है। तो इसमें कम्युनलिज्म में क्या होता है कि 2 धर्म के लोग आपस में मतलब अपनी चीज़ों को दूसरे धर्म पे दाबने या थोपने का प्रयास करते हैं, और उसी में हिंसा होती है, जिसको सांप्रदायिक
दंगे भी कहते हैं, या सांप्रदायिकता का नाम दिया जाता है। इसके अलावा कौन सी नेशनल इंटीग्रेशन में चुनौती है, उसको कहते हैं लिंग्विस्टिक फैंटिसिज्म, मतलब लिंगवाद का, मतलब आप पुरुष हो, ये स्त्री है, इस तरह की मानसिकता भी, मतलब लिंग्विस्टिक सॉरी, यहाँ पे लिंग्विस्टिक का मतलब है कि जो मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस तरह की यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रही है। फिर इसके बाद में रीजनलिज्म, मतलब आप इस स्टेट के हैं, वो इस स्टेट का है, मतलब अपने अपने स्टेट की बातें जो करते हैं उसको रीजनलिज्म, मतलब रीजन का, अपने एरिया का बारे में बात कर रहे हैं। पूरे होल, मतलब आप कहिए जैसे आप इंडिया के हैं तो ऐसे कहिए इंडियन हो, आप उसमें कहें कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं केरला से हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो इस तरह का मतलब एक रीजनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं आप। सोशल डिस्पैरिटी, इसके मतलब होता है कि सोसाइटी में कितनी डिस्पैरिसिटी है, इक्वलिटी नहीं है, तो ये सोशल डिस्पैरिटी या सोशल स्ट्रक्चर जो हमारा है वो भी नेशनल इंटीग्रेशन में हिंड्रेंस है। फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सबसे मेजर कॉज है, क्योंकि इकोनॉमी में वेरिएशन है, वो फ्लैक्चुएट करता है, वो ऊपर नीचे है, मतलब बहुत ही ऊपर नीचे है। जो कुछ सोसाइटी का कुछ सेक्शन है उसके पास में बहुत ज़्यादा मतलब वेल्थ है, और बाकी बहुत ज़्यादा पीपल्स के पास में बहुत कम वेल्थ है। इसी के कारण नेशनल इंटीग्रेशन या वो लोग आपस में जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते हैं जिनके पास में कम वेल्थ है। फिर पॉलिटिकल मूव्स में ये है कि मतलब कभी भी मतलब इस तरह के लॉज बना देना, या कोई जो मतलब एक तरह से सोसाइटी को इंटीग्रेट ना करती हो, एक पर्टिकुलर वोट बैंक का मतलब फेवर करती हो, उस तरह के जो पॉलिटिकल मूव्स होते हैं वो नेशनल इंटीग्रेशन में हिंड्रेंस हैं। या किसी तरह की जो भद्दी बयानबाजी है या गलत पॉलिटिक्स है, वो मतलब एक तरह से नेशनल इंटीग्रेशन को रोकती है। फिर लैक ऑफ एजुकेशन, सबसे बड़ी चीज़ है, एजुकेटेड पीपल ही नेशनल इंटीग्रेशन के महत्व को समझ पाते हैं। वो अगर नहीं रहेगा तो फिर नेशनल इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ करप्शन एंड लैक ऑफ कैरेक्टर, मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार रहेगा तो भी दिक्कत है, मतलब हर जगह पोल ही है तो फिर कहाँ पे मतलब सही से नहीं हो पाएगा। और लैक ऑफ कैरेक्टर मतलब अगर आदमी के अंदर सेल्फ इस्टीम नहीं है, कैरेक्टर नहीं है कि हाँ हमें अपने मतलब देश के लिए कुछ करना है, नेशन बिल्डिंग करना है, तो फिर वो नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत बड़ी बाधा होगी। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, लिस्ट आउट ऑल द फंडामेंटल राइट। आपको फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड में दिए गए हैं, आर्टिकल 13 से लेकर 35 से। तो उसमें बहुत सारे राइट हैं, यहाँ पे कुछ शायद लिस्ट आउट ऑल द फंडामेंटल राइट, इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है ऑल द फंडामेंटल राइट। और तो इसमें जैसे राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, freedom to acquire, hold and dispose of property, freedom to practice any profession, right to freedom of religion, right against exploitation, culture and educational right, right to constitutional remedies। ये सारे तरह के फंडामेंटल राइट हैं और इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आराम से आप लिख सकते हैं। 10 नंबर का है ये। फिर इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी 10 नंबर का है, नहीं ये 5 नंबर का है, आधे आधे नंबर का 10 ऑप्शंस हैं। तो इसमें देखिए जैसे बुद्धिज़्म वाज फाउंडेड बाई, मतलब बुद्धिज़्म किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो गौतम बुद्ध। गुरु ग्रंथ साहिब इज़ द रिलीजियस स्क्रिप्ट ऑफ विच रिलीजन, सिखिज़्म, गुरु ग्रंथ साहिब। फिर 4 वेदा ऑफ हिंदूज आर, कौन कौन से हिंदू के 4 वेद हैं,
फोर वेदास ऑफ हिंदू, जैसे उसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, फिर अथर्ववेद है। फिर इसके बाद में ये अगली स्लाइड यहाँ पर है। फिर इसके बाद में इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज, मतलब इंडिया भारत की पहली स्वतंत्रता आंदोलन किसको कहा जाता है? तो रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, जिसमें हर तरह की, जिसको बहुत सारे जो चिंतक हैं, विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि ये भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई थी 1857। इसमें सैनिक लड़े थे, किसान लड़े थे, महिलाएं लड़ी थीं, जो लोकल रूलर्स थे इंडिया के वो भी लड़े थे। तो एक तरह से ये पहली क्रांति थी आज़ादी की। आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी। राजा राम मोहन राय फाउंडेड द ब्रह्मो समाज। राइट नेम्स ऑफ सम ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, जैसे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था सर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये 1921 में चला। साइमन कमीशन 1929 के आसपास आया। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ये भी 20 से 30 के बीच में मतलब आया। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में गांधी जी ने चलाया। फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, इस पे मैं आता हूँ। पहले इसमें देखते हैं, कुछ छूट गया, तीसरा पेज। अच्छा, उसी का ये आंसर है। जैसे पहले इसका देख लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है, जैसे राइट नेम ऑफ 10 कोर लाइफ स्किल विच हेल्प इन इन्हेंसिंग द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। 10 नंबर का है। इसमें आप ये मान के चलिए कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको लिखना ही है ये सारी चीज़ें, तो इसको तैयार ही करना होगा। जैसे राइट नेम ऑफ द 10 कोर लाइफ स्किल, मतलब आपको 10 कोर लाइफ स्किल लिखना है जो आपको इन्हेंस करेगी आपकी पर्सनालिटी या किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डेवलप करने में। जैसे क्या क्या है वो चीज़, उसमें है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब एक तरह से मतलब अपना या आत्मिक जागरूकता। इम्पैथी होता है, मतलब आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, परोपकारिता टाइप। फिर क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी चीज़ को किसी ने कह दिया, एक मतलब से एक तरह से फिक्स माइंड की तरह नहीं सोचना है, ग्रोथ माइंड की तरह सोचना है, क्रिटिकली होकर देखना है, और हर जगह क्रिटिसिज्म भी नहीं करना है, उसका फैक्ट देखना है। फिर क्रिएटिव थिंकिंग, उसमें कितने आयाम हो सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है, उसमें कितना उसका पॉजिटिवनेस है, इसको कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मतलब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकर बने, ना कि मतलब हमेशा क्वेश्चन ही उठाते रहें, मतलब सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन दें, ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। फिर डिसीजन मेकिंग, आप कोई भी डिसीजन आपको दिया जाता है तो करने के लिए आप डिसीजन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो डिसीजन ना लेना भी डिसीजन लेने की राह में बाधा होता है। जैसे कहते हैं कि अगर आप किसी ने कुछ कहा और अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं हाँ या ना में, तो वो भी एक तरह से उसका जवाब भी ना ही होता है। तो इस तरह से मतलब डिसीजन मेकिंग में कैसे सही डिसीजन लें उसके बारे में वो मतलब एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी बढ़ाता है। फिर इंटरपर्सनल स्किल, मतलब एक दूसरे के बीच में कैसी अच्छी या कुशल वार्तालाप हो, वो भी एक अच्छी अगर संप्रेषण होता है या बातचीत होती है तो उसको वो भी एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी बढ़ाएगी। फिर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण, मतलब कोई दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो उनके बीच में बात हो लेकिन वो इफ़ेक्टिव हो, वो वैसे ही ना हो कि वेस्ट हो जाए, उसका कुछ अर्थ निकले। जैसे कोपिंग, और फिर कोपिंग विद स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस आप स्ट्रेस से कोप करें, मतलब उससे लड़ें, फाइट करें, उससे तंग ना हो, उसको स्ट्रेस को तंग करें। कोपिंग विद इमोशंस, और इमोशंस को टैकल करें, ये सारी चीज़ें
मतलब एक आदमी की पर्सनालिटी में अच्छी से बढ़ा मतलब ग्रोथ करती हैं। लिस्ट सम ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, और स्ट्रेस मैनेजमेंट ये 10 नंबर का है, ये भी आएगा, इसके ऊपर वाला भी क्वेश्चन आया था पिछली बार। तो अब इसमें लिस्ट सम ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे। टेक, इसमें कुछ 10 पॉइंट्स हैं, जैसे टेक डीप ब्रेथ, आप कभी भी स्ट्रेस में आएँ तो इसको मैनेज करने के लिए आपको गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस। टेक इट आउट, आप सांस लें, सांस छोड़ें। टेक अ ब्रेक, आप ब्रेक ले सकते हैं। क्रिएट अ क्विट प्लेस इन योर माइंड, मतलब अपने दिमाग में एक शांत जगह बनाएं। पे अटेंशन टू फिजिकल कंफर्ट, आप फिजिकली कंफर्ट महसूस कर रहे हैं या नहीं ये देखें। कुछ एक्सरसाइज करें। और फिर इसके बाद में मूव, फिजिकली एक्टिविटी कैन हेल्प रिड्यूस एंड प्रिवेंट स्ट्रेस व्हेन यू फील नर्वस, एंग्री और अपसेट। Release the pressure through exercise or physical activity. Try to find something you enjoy and make regular time for it. Running, stretching, walking or dancing can be done anywhere. Working in the garden, cleaning or playing with your younger children can relieve stress, make you relax and energize you. इसमें मतलब यही कह रहे हैं कि मूव करो। आप स्ट्रेस में हो तो एक जगह बैठो नहीं, अगर बैठ गए तो और स्ट्रेस मतलब दिमाग में और सारी चीज़ें चलती रहेंगी। आँखों के, आप आँख भी बंद कर लेंगे तब भी वो रुकेगा नहीं, वो माइंड चलता रहेगा। तो उसकी वजह से आप मूव करें, आप किसी से बात करें, आपको जो अच्छा लगता है वो खेल खेलें, कुछ नई चीज़ करें, रनिंग करें, स्ट्रेच करें और कुछ मतलब अपने आप को बिज़ी करें। ऐसे खाली में और वो स्ट्रेस बढ़ेगा ना कि कम होगा। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, और जब आप स्ट्रेस में हैं तो अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हेल्दी ईटिंग एंड एडिक्वेट स्लीप फ्यूल्स यू यू माइंड एज वेल एज योर बॉडी। इसमें कह रहे हैं कि जो ईटिंग एटिक्वेट है, मतलब खाने पीने की जो आदतें हैं या शिष्टाचार हैं या सोने की, ये आपके शरीर में ईंधन का काम करती हैं और आपके शरीर को और मस्तिष्क को स्वस्थ रखती हैं। लाफ, मेंटेन योर सेंस ऑफ ह्यूमर इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू लाफ एट योर सेल्फ, मतलब अपने आप शेयर जोक्स एंड फनी स्टोरीज विद योर फ्रेंड्स। लैंग्वेज, लाफ्टर इज़ गुड फॉर यू। अब इसमें यही कह रहे हैं कि आप अपने आप को मेंटेन करें सेंस ऑफ ह्यूमर में, और इंक्लूडिंग जैसे एबिलिटी मतलब आपकी जो क्षमता है मतलब हंसने की, और शेयर मतलब आपको जो अच्छा लगे, स्टोरीज़, फ़नी स्टोरीज़ है या कोई जोक्स है, वो अपने दोस्तों से उनसे कहें या उनको कहने दें और मतलब हंसें, क्योंकि हंसने से आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। मैनेज योर टाइम, अपने टाइम को मैनेज करें। जैसे प्लान अहेड एंड मेक अ रियलिस्टिक शेड्यूल फॉर योर सेल्फ एंड इंक्लूड्स टाइम फॉर स्ट्रेस रिडक्शन एज अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर शेड्यूल। इसमें क्या है, मतलब आप अपने लिए आधे घंटा 1 घंटा टाइम निकालें जो आपका टाइम हो, जिसमें आप अपनी बातें जो आप करने वाले हैं या जो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है अपॉर्चुनिटी, उसमें क्या है चैलेंजेस, क्या हैं और स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके ऊपर फोकस करें। देखें उसमें क्या आपका टाइम मतलब स्ट्रेस की वजह से बेकार तो नहीं हो रहा है। फिर नो योर लिमिट्स, अपनी अपनी मतलब जो लिमिट्स है उसको जानिए। व्हेन इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन आस्क योरसेल्फ, इज दिस माय प्रॉब्लम? इफ इट इज़ नॉट, लीव इट अलोन। इफ इट इज़, कैन रिजॉल्व इट नाउ। मतलब अपने आप को मतलब अपनी लिमिट जाने और देखें कि ये क्या सच में ये स्ट्रेस है जो मैंने पाल रखा है, ये मेरा है, क्या मैं इसे रिजॉल्व कर सकता हूँ? अगर नहीं है तो इसको रिजॉल्व अभी करें। डू यू हैव टू बी राइट ऑलवेज, मतलब क्या आप हमेशा ही सही रहते हैं? डू यू गेट अपसेट व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे, मतलब जब आपकी
और आपकी तरह या आप जो चाहते हैं उस तरह की चीज़ें जब नहीं होती हैं तब आप अपसेट होते हैं। कंसीडर कोऑपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज़ रेदर देन कन्फ्रंटेशन। इसमें यही कह रहे हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें हमेशा राइट नहीं होती हैं कभी भी, तो अगर नहीं हो रही हैं तो उस समय कॉपरेशन करें, कंप्रोमाइज़ करें रेदर देन कन्फ्रंटेशन, मतलब लड़ने के बजाय या कन्फ्रंटेशन के बजाय कॉपरेशन एंड कंप्रोमाइज़ करना भी कहीं कहीं बेहतर होता है। इट में रिड्यूस द स्ट्रेन एंड हेल्प एवरीवन फील मोर कंफर्टेबल, मतलब ये आपको कंफर्टेबल ही फील कराएगा। हैव अ गुड क्राई, इसका मतलब कि आप एक अच्छे रोने वाले भी बने। जैसे मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉर्मल फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस टू कैरी, मतलब टू क्राई, मतलब हर एज ग्रुप के लोगों को ये नॉर्मल है रोना। अ गुड क्राई ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल टाइम can be a healthy way to bring relief to your stress and may prevent a headache or other physical consequences of stress. However, crying daily can be sign of depression. इसमें यही कह रहे हैं कि मतलब आप अगर आपको कोई दुख है, स्ट्रेस है, आप मतलब स्ट्रेस एज अ ना फिज़िकल ना और किसी तरह से नहीं निकल रहा है स्ट्रेस, आपकी मतलब दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसको आप रो के भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब रोज़ रोज़ का रोना नहीं, मतलब हो गया एक बार में, मतलब ये नहीं कि अब दिन रात रोए ही जा रहे हैं, तो वो आपकी हेल्थ पे दिक्कत करेगा, वो डिप्रेशन में ले जाएगा थोड़ा सा। मतलब लुक फॉर द गुड थिंग्स अराउंड यू, और जब आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी आसपास में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको देखें। टॉक लेस लिसन मोर, मतलब बातें कम करें, सुने ज़्यादा। लिसनिंग बिजनेस लिसनिंग बैनिसेस स्ट्रेस, मेक्स यू मोर पॉपुलर, मोर नॉलेजेबल, मोर सेंसिटिव। जब आप सुनते हैं तो आप एक अच्छे, जैसे कहा भी जाता है कि एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट देख लीजिए, 70 नंबर का है। तो ये इस तरह का देख सकते हैं, ये 70 नंबर का है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इसमें है, तो अब इसमें शुरू करते हैं। इसमें देखिए, इसमें राइट एनी 10 लीडरशिप क्वालिटीज़, तो ये तो आएगा एकदम पक्का ही। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबसे बड़ा सेगमेंट होता है और इसमें बहुत ज़्यादा लिखना रहेगा। आप एक बार अभी से ही प्रैक्टिस करिए, इसको याद करिए, थोड़ा बहुत समझिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, बस याद आ जाएगा वहाँ पर। जैसे जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ है क्या क्या है: अलर्टनेस, बियरिंग, करेज, डिसिसिवनेस, डिपेंडेबिलिटी, इंड्योरेंस, इंथुजिज्म, इनिशिएटिव, इंटीग्रिटी, जजमेंट, जस्टिस, नॉलेज, लॉयल्टी, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सब है। और अगर आप एब्रीविएशन में करना चाहें तो लीडरशिप करके एल से लॉयल्टी, ई से एबिलिटी, ऐसे करके ए से एबिलिटी, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं उससे भी। और यह एनसीसी जो हैंडबुक होती है उसमें भी इसका एब्रीविएशन लिखा है। फिर व्हाट आर द कॉमन बैरियर टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कॉमन बैरियर क्या है इफ़ेक्टिव प्रभावी संप्रेषण को रोकने के लिए। कॉमन बैरियर क्या क्या हैं, जैसे लिसनिंग बैरियर है, बैरिंग वाइल स्पीकिंग है। तो लिसनिंग बैरियर्स क्या क्या हैं, जैसे इंटरप्टेड द स्पीकर। लिसनिंग बैरियर में क्या हो सकता है कि अगर मान लो स्पीकर ने इंटरप्ट कर दिया, नॉट मेंटेनिंग आई कांटेक्ट विद द स्पीकर। अगर ऑडियंस या कोई मान लीजिए क्लास है, स्टूडेंट है, टीचर पढ़ा रहा है, तो आई कांटेक्ट, या कोई इंटरव्यू ले रहा है तो इंटरव्यू और इंटरव्यूअर के बीच में अगर आई कांटेक्ट नहीं है तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। कुछ चीज़ें जैसे फेशियल या जो
आँखों से या मतलब फेस के एक तरह से हाव भाव से या जो चेहरे एक्सप्रेशन से जो चीज़ें समझ में आती है वो बातों और एक्सप्रेशन से मतलब और ज़्यादा समझ में आ जाती हैं विदाउट अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करते हैं तो। रशिंग द स्पीकर टू कंप्लीट व्हाट ही हैज़ टू से। फिर है मेकिंग द स्पीकर फील्स एज दो ही इज़ वेस्टिंग द लिसनर्स टाइम, being distracted by something that is not part of the ongoing communication, getting ahead of the speaker and completing his thoughts, ignoring the speaker's request, topping the speaker's story with one's own set of example, forgetting what is being discussed, barrier while speaking। कौन कौन सी बाधाएं हैं जब आप बोलते हैं, तो उसमें क्या है, अनक्लियर मैसेज, आपका मैसेज क्लियर ना हो, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी मतलब उसमें कंसिस्टेंसी ना हो इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, फिर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस आर मम्बलिंग वर्ड एंड सेंटेंस मतलब हकलाना या उस तरह की चीज़ें समझ में ना आना, फिर नॉट अंडरस्टैंडिंग द रिसीवर मतलब जो श्रोता है उसको समझ ना पाना, तो ये बैरियर है बोलने के समय। फिर क्वेश्चन 5 है राइट वॉरियस टाइप ऑफ इटिक्वेट विच आर नेसेसरी टू हैव इफेक्टिव एंड वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी। इसमें कह रहे हैं कि शिष्टाचार के नियम और उनकी क्या आवश्यकता है और ये पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम करती है। तो टाइप इटिक्वेट्स मतलब होता है शिष्टाचार, तो जैसे टाइप ऑफ एटिक्वेट्स, तो सोशल एटिक्वेट, बाथरूम एटिक्वेट, कारपोरेट एटिक्वेट, वेडिंग एटिक्वेट, मीटिंग एटिक्वेट, टेलीफोन एटिक्वेट, ईटिंग एटिक्वेट, बिजनेस एटिक्वेट। अब इसमें सोशल एटिक्वेट क्या होता है, जैसे सोशल एटिक्वेट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल एज इट टीचेज हिम हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। सोशल एटिक्वेट मतलब आपकी जो समाज है, आपका जो समाज है उसमें समाज का शिष्टाचार क्या है, तो उसमें यही है कि इंडिविजुअल का दूसरों के साथ में व्यवहार कैसा है, जैसे एक इंडिविजुअल का उसको ये बताया जाता है कि वो कैसे बिहेव करेगा सोसाइटी में। फिर बाथरूम एटिक्वेट, जैसे बाथरूम में सेट ऑफ रूल होता है, इसमें ये है कि जैसे अगर मान लीजिए बाथरूम का टैप खुला है, आपने टॉयलेट के बाद में अपना हाथ साबुन से धोया, फिर जो टैब के ऊपर साबुन का जो झाग लगा रहेगा, वो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मतलब टोटी खोले, अपना हाथ धुला, झाग ऊपर लगा है लगा रहने देंगे, फिर इसके बाद में टैब को ऑफ भी करेंगे, हाथ भी धोएंगे, लेकिन ऊपर पानी नहीं डालेंगे टैब के ऊपर जो जहाँ से खुलता है, तो अब वहाँ पे लगा रहेगा। अब जब दूसरा आदमी यूज़ करने आएगा टॉयलेट, तो वहाँ पे वो हाथ उसको खोलने में उसका मतलब देखेगा पहले से झाग लगा है, तो उसको दिक्कत होती है, वो मतलब फिर वो वहाँ पे ये बाथरूम एटिक्वेट के खिलाफ है। तो ये आपको जैसे जैसे यूज़ किया है साफ़ सुथरा वैसे ही उसको छोड़ना है, ये नहीं कि उसको गंदा करके दें, क्योंकि अगर आप गंदा करके देंगे तो फिर दूसरा फिर वही गंदा करके देगा। तो मतलब जैसा आप समाज चाहते हैं वैसा आप समाज को भी दें, या जैसा आप दूसरों से व्यवहार चाहते हैं वैसा व्यवहार करें दूसरों के साथ में, तब जाके होगा। ये ऐसे ही है जैसे एक कहानी है कि एक गांव में मतलब कुछ लोगों ने मतलब एक अनुष्ठान करने की सोचा और उसमें कहा कि मतलब हर घर से 1-1 लीटर दूध लेके आओ और इकट्ठा करते हैं, फिर खीर और पूड़ी बनाएंगे, फिर इसके बाद में अपना करेंगे अनुष्ठान। तो क्या होता है कि गांव वालों में हर आदमी इस तरह का रहता है कि हर आदमी मतलब ये मान के आता है कि चलो सब लोग तो दूध 1-1 लीटर लेके आए ही होंगे, तो मैं 1 लीटर पानी लेके चलता हूँ। तो ऐसे करके पूरा जब ड्रम देखेंगे तो ड्रम में क्या रहेगा कि पूरा पानी ही रहेगा, मतलब हर आदमी यही सोच के आता है कि हाँ कोई दूसरा आदमी दूध लेके आया होगा, तो सब पानी लेके आते हैं। तो आप ये मत दूसरों के मतलब गलत या दूसरों की
जो गलत आदतें हैं उसको फॉलो ना करें, अपनी आदतों को, अपनी शिष्टाचारों को सही करें, अपनी आदतों में एक एथिकल और अपनी आदतों में सेल्फ स्टीम को जोड़ें। यही सब इन क्वेश्चन का आंसर को और अच्छा बनाएंगे। बाथरूम एटिक्वेट हो गया। कारपोरेट एटिक्वेट। कारपोरेट एटिक्वेट refer to how an individual should behave while he is at work. Each one needs to maintain the decorum of organization. Do not loiter around unnecessary or peep into other QBCs। कारपोरेट मतलब होता है जैसे कोई एमएनसी कंपनी है या और कारपोरेट घराना है, तो वहाँ पे कैसे बिहेव करना है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। वेडिंग एटिक्वेट, शादियों में कैसे बिहेव करना है। वेडिंग इज़ अ स्पेशल इवेंट इन एवरी वंस लाइफ। इंडिविजुअल शुड इंश्योर दे बिहेव सेंसिबल एट वेडिंग्स, नेवर बी लेट टू वेडिंग और ड्रिंक अनकंट्रोलबली। अब इसमें देखिए कहने का मतलब ये लिखा है कि वेडिंग है, ये स्पेशल इवेंट है हर कोई के लाइफ में, और इंडिविजुअल को इंश्योर करना चाहिए कि वो एक बिहेव करे सेंसिबल पर्सन के हिसाब से, और अगर उसी की शादी है तो वो ड्रिंक से बचे। और इसमें तो लिखा है कि अनकंट्रोल अनकंट्रोलेबली मतलब ड्रिंक ना करे, लेकिन ये गलत है। वो ड्रिंक करे ही क्यों, ड्रिंक करे ही ना। इसमें अनकंट्रोल लिखा है कि मतलब अनकंट्रोल ड्रिंक ना करे, मतलब एक तरह से इनडायरेक्ट ये कह रहे हैं कि कंट्रोल ड्रिंक करे। तो कंट्रोल अनकंट्रोल कुछ नहीं होता है, ड्रिंक करे ही ना। शादी में ड्रिंक करेंगे, फिर वॉमिटिंग करेंगे, दुनियादारी करेंगे। मीटिंग एटिक्वेट रेफर टू स्टाइल्स one need to adopt when he is attending any meeting, seminar, presentation, and so on. Listening to what the other person has to say. Never enter meeting room without a notepad and pen. It is important to jot down important points for future reference. इसमें कह रहे हैं मीटिंग एटिक्वेट क्या है कि मतलब अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, कहीं प्रेजेंटेशन, सेमिनार या कुछ से देखने सुनने जा रहे हैं, तो वहाँ पे नोटपैड, पेन और सारी चीज़ें लेके जाएं, ताकि एक जो भी चीज़ वहाँ पे चल रही है उसका आप एक प्रिसाइज छोटा सा नोट्स बना पाएँ। टेलीफोन एटिक्वेट, आप किसी से बात करते हैं तो उसका क्या शिष्टाचार होगा। इट इज़ इसेंशियल टू लर्न हाउ वन शुड इंटरेक्ट with the other person over the phone. Telephone etiquette refer to the way an individual should speak on the phone. Never put the other person on long holds. Make sure you greet the other person. Take care of your pitch and tone. आपको अपने पिच, अपने टोन, अपनी वॉइस और उसको टोंट ना लगे, उसको होल्ड नहीं करना है ज़्यादा टाइम तक, और सही से बात करनी है। और यही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ईटिंग एटिक्वेट, खाने पीने की कौन सी शिष्टाचार की आदतें होती हैं। जैसे इंडिविजुअल मस्ट फॉलो सर्टेन डिकोरम वाइल ईटिंग इन पब्लिक। अगर आप पब्लिक में खाना खा रहे हैं तो उनको क्या नहीं करना चाहिए। डोंट मेक नॉइज़ वाइल ईटिंग। बहुत लोग खाते वक्त मतलब आवाज़ करते हैं मुंह से, तो वो चीज़ से मतलब ख़राब आदत से बचना है। वन शुड नॉट लीव द टेबल अनलेस एंड अनटिल एवरीवन हैज़ फिनिश ईटिंग। और मतलब अगर आप एक समाज में या एक पब्लिक में जहाँ पर सारे लोग बैठे खा रहे हैं, आपके साथ ही हैं, आपके पहचान के हैं, तो जब तक सभी लोग खा के मतलब एक साथ नहीं उठते हैं, अगर आप अभी सभी लोग खा रहे हैं और आप उठ के चल दिए तो एक ईटिंग एटिक्वेट के खिलाफ है। मतलब आपको साथ में ही थोड़ा मतलब वहाँ पे आपको टाइम लेकर ही जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अकेले ही उठ के चले गए, उनका वेट करना ही होगा। फिर है बिजनेस एटिक्वेट। बिजनेस एटिक्वेट इंक्लूड्स वेज टू कंडक्ट अ सर्टेन बिजनेस। डोंट एवर चीट कस्टमर, इट इज़ सिंपली अनएथिकल। मतलब बिजनेस एटिक्वेट में यही है कि आप कस्टमर को ही सब कुछ मान के अपनी पॉलिसीज़ रन करें। हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। अब इसमें बता रहे हैं कि इंटरव्यू के समय में आप कैसे
अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। डू योर होमवर्क, लर्न एज मच एज यू कैन अबाउट द कंपनी और द कॉलेज बिफोर द इंटरव्यू। मतलब अपने आप को प्रिपेयर करना है, होमवर्क करके जाना है, ये नहीं कि वैसे ही पहुंच गए। फिर लर्न एज मच एज यू कैन, आप जहाँ पे जा रहे हैं इंटरव्यू देने, चाहे वो कॉलेज है, कंपनी है, तो उसके बारे में पूरा नॉलेज लेकर ही जाना अच्छा रहेगा। डू सम रिसर्च, आस्क पीपल हु वर्क दीज हु वर्क देयर, गो टू द लाइब्रेरी, लुक ऑन द इंटरनेट। फिर reputation etc, and interviewer will be impressed that you have made an effort to learn about company or college। मतलब अगर आप कॉलेज और कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च या थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे तो जो इंटरव्यू है उसको उसको मतलब अच्छा लगेगा कि आप सच में इंटरेस्टेड हैं। नो वेयर यू आर गोइंग, ड्राइव बाय द साइड of interview a day or two before the interview, arrive 5 or 15 minute early, 5 से 15 मिनट के पहले ही पहुंच जाना है। बी प्रिपेयर्ड when you go to the interview, bring extra copies of your resume, your portfolio, a notepad with some question prepared for the interview, and a pen. Dress up for success, hair should be clean and combed, uh, fingernails must be clean with no gaudy polish, keep perfume, call in and offer save after shave to a minimum, brush your teeth and don't forget deodorant। इसमें क्या कह रहे हैं कि मतलब आपको एक तरह से जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी शरीर देख के जो आपकी शरीर की भाषा है वो समझ में आए। ये नहीं आप बड़े बड़े बाल हैं, दांत गंदे हैं, नाखून हैं और बिना कंघी के बाल हैं, उस तरह के नहीं। मतलब एक तरह से आप आपकी बॉडी लैंग्वेज शांत दिखे, ज़्यादा एक तरह से ज़्यादा भड़काऊ ना दिखे, बहुत 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 ज़्यादा भड़काऊ नहीं दिखनी चाहिए, शांत दिखनी चाहिए। मतलब ना ज़्यादा एक्सट्रीमली भड़काऊ हो, ना ज़्यादा डाउन हो, वो नॉर्मल रहे। तो ये चीज़ें बता रहे हैं। वुमेन के लिए क्या बता रहे हैं, ड्रेस स्कर्ट नॉट टू शॉर्ट, मतलब ड्रेस होनी चाहिए, स्कर्ट ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। और ड्रेस पैंट्स विद अ नाइस ब्लाउज और ब्लेज़र, नो एक्सेसिव ज्वेलरी, मतलब एक्सेसिव ज्वेलरी, ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनना है। फिर मेकअप और बिग हेयर, मतलब आप अपने आवश्यकता के अनुसार बड़े बाल और मेकअप का कर सकते हैं। फिर मेन के लिए क्या बताया है, पैंट्स नॉट जीन्स, जीन्स नहीं पहनना है। कॉलर्ड शर्ट, कॉलर वाली शर्ट पहननी है। टाई, सपोर्ट कोट एंड शूज़, स्पोर्ट कोट एंड शूज़। अ सूट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, अगर आप मतलब सूट आपको नहीं पहनना है तो कोई ज़रूरत नहीं उसकी हमेशा। अब पार्ट 2 में कंडक्टिंग योर सेल्फ ड्यूरिंग द इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के समय में कैसे अपने आप को कंडक्ट करोगे। द मेजर पॉइंट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट विल इंक्लूड द फॉलोइंग, ट्राई टू रिमेंबर पर्सन नेम and call each person by his or her name. Always focus on the person asking the question, but use your peripheral vision to observe the facial and non-verbal expression of the other involved in interview. If you don't have an answer to a specific question, respond honestly that you don't know much about the topic। मतलब आप अगर कोई किसी चीज़ को नहीं जानते तो उसको मान ले कि मैं इसे नहीं जानता हूँ। बी अवेयर ऑफ योर टोन एंड वॉइस एंड योर बॉडी लैंग्वेज, डू नॉट फॉर द एग्जाम्पल स्लोच एंड पुट योर आर्म ऑन अ टेबल, आल्सो डू नॉट डिस्प्ले नर्वस मैनरिज्म और स्पीक विद अ स्ट्रेन वॉइस। मतलब अपने टोन पे, अपनी लैंग्वेज पे, बॉडी लैंग्वेज पे, इन सब पे और नर्वस नहीं होना है और अपनी वॉइस को कॉन्फिडेंस में रखना है, ना कि एक वीक वॉइस की तरह रखना है।
फिर डू नॉट ट्राई टू आंसर अ क्वेश्चन इमीडिएटली। आप क्वेश्चन तुरंत ही नहीं आंसर क्वेश्चन का आंसर तुरंत ही ना दें, उसको थोड़ा सा मतलब 20 सेकेंड 30 सेकेंड लें, सोचें फिर बताएं। इफ़ यू वांट टू टेक अ लिटिल टाइम टू प्रोवाइड अ मोर कंप्लीट आंसर always answer each question honestly, because you will probably have to live with what you present. Being dishonest is your answer may occasionally assist you in obtaining the position you desire, but you will have to live with the dishonesty. If you have presented a false image and you behave differently on the job, you may be soon be on your way out. Display a good knowledge of the district based upon all the homework you have done. However, do not hurry the interviewer with the knowledge, as you may very well turn off. Also, if your display greater knowledge of a variety of subject than interviewers, you may scare them off from your candidacy. Don't argue if you disagree with the opinion of an interviewer. मतलब इसका यही मतलब है कि अगर आपको बहस नहीं करनी है, अगर आप उनकी बातों से सहमत नहीं हैं तो बहस ना करें। आस्क इफ़ यू कैन टेक अ फ्यू मिनट टू स्ट्रेस वाई यू desire the specific job in the specific district. Emphasis strength that you will bring the position. If you have material that you would like the interviewer to review, do not hand them out prior during the interview. If you do this, the interviewers many time will be reading your handout material rather than paying attention to what is being discussed during the interview. At the end, make certain to express your gratitude for being given the opportunity for the interview. Throughout the entire interview, respond with sincerity, fact, uh, and a high degree of interest. Engage in active listening. Pay attention to the emotional tone of the interviewer, not just the word he or she utters. Most important, throughout the entire interview situation, display life, pep, enthusiasm. Let your personality shine and display a high interest for the job for which you are interviewed. A final recommendation is that you attempt to obtain the final interview is if multiple candidates are being interviewed. This has the following advantage. इसके एडवांटेज क्या होंगे? यू विल बी द लास्ट पर्सन द इंटरव्यूअर विल सी एंड द लास्ट कंडक्ट इन द मेमोरीज. इफ द इंटरव्यूअर आर not experienced, they will become accustomed to the process and be much more at ease when you turn come to be interviewed. If you can have a friend, someone you know, observe the poor interview prior interview and provide you with feedback, you will have attained much valuable information that will assist you when you are interviewed. मतलब अगर आप से पहले किसी ने सेम जॉब सेम ऑफिस या सेम कॉलेज में इंटरव्यू दे रखा है तो उससे आप सजेशन ले सकते हैं और उसकी एक्सपीरियंस को, उसकी गलती से सीख के आप उस गलती को करने से बच सकते हैं. व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ग्रुप एंड टीम वर्क. अब इसमें बता रहे हैं कि टीम वर्क और ग्रुप वर्किंग का या ग्रुप का क्या क्या बेनिफिट्स होता है. तो इसमें इट इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ दैट टीम वर्क इज़ द एबिलिटी टू वर्क टुगेदर टूवर्ड अ कॉमन विजन. मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि टीम वर्क एक कॉमन विजन को लेकर चलती है. इट डिवाइड्स द टास्क एंड मल्टीप्लाइज द सक्सेस. मतलब ये डिवाइड करती है टास्क को और मल्टीपल करती है सक्सेस को.
Teamwork is the fuel that allow common people to attain uncommon result. The opportunity to work with other rather than on your own can provide distinct benefit. Group that work well together can achieve much more than individual working on their own. A broader range of skill can be applied to practical activities, and sharing and discussing ideas can play a pivotal role in deepening your understanding of a particular subject area. Being a part of team will help you develop your interpersonal skill such as speaking and listening, as well as team working skills such as leadership and working with an मोटिवेटिंग अदर। मतलब अगर आप खुद काम कर रहे हैं सही से, तो वो आप दूसरों को भी मोटिवेट करेगा आपका काम। और बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 5 नंबर का है। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, राइट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्स्टिकल डन बाय एनसीसी कैडेट। तो इसमें स्टेट बैलेंस, क्लियर जंप, गेट वॉल्ट, जिग जैग बैलेंस, हाई वॉल्ट, डबल डिच, राइट हैंड वॉल्ट, लेफ्ट हैंड वॉल्ट, रैम्प। डिजास्टर मैनेजमेंट आता है इसके बाद में, 20 नंबर का है। तो इसमें क्या है, जैसे नेचुरल डिजास्टर और 5 नेचुरल डिजास्टर आपको राइट एनी 5 नेचुरल डिजास्टर। तो इसमें देख सकते हैं नेचुरल डिजास्टर में जैसे कि विंड रिलेटेड, अगर स्टॉर्म हो गया, साइक्लोन हो गया, टार्नेडोस हो गया एंड टाइडल वेव्स हो गई। वाटर रिलेटेड, फ्लड, फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट, एक्सेसिव रेन एंड ड्रॉट। अर्थ रिलेटेड, अर्थक्वेक, सुनामी, एवलांच, लैंडस्लाइड एंड वोल्केनिक इरप्शन। तो ये सब सारी चीज़ें, जैसे इसमें आप सुनामी जानते हैं, जैसे 2004 की सुनामी इंडियन ओशियन के बारे में जानते ही होंगे। एवलांच, ये बर्फ़ में, मतलब जो जैसे लद्दाख का एरिया है या जो बर्फ़ वाले प्रदेश है, वहाँ पे एवलांच आते हैं। लैंडस्लाइड मतलब बड़ी बड़ी जो, जैसे मान लो लैंड, जैसे हिमालय का या और जो रीजन है पहाड़ी, वहाँ पे जो लैंड है वो खिसक जाती है। वोल्केनिक इरप्शन, ये जानते ही हैं आप, ज्वालामुखी। राइट एनी 5 सिविल डिफेंस सर्विस। इसमें आपको 5 सिविल डिफेंस सर्विस लिखें, जैसे हेडक्वार्टर सर्विस, वार्डन सर्विस, फायर फाइटिंग सर्विस, कैजुअलिटी सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, रेस्क्यू सर्विस, वेलफेयर सर्विस, डिपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस, साल्वेज सर्विस, कॉप्स डिस्पोजल सर्विस, सप्लाई सर्विस। फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या है, फायर विल नॉट बर्न इन द ऑब्सेंस ऑफ, मतलब आग नहीं जलेगी अगर ऑक्सीजन नहीं है तो। फिर इसके बाद में है रेडिएशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द वाटर कर्टेन बिटवीन द फायर एंड द ऑब्जेक्ट। फिर स्मोदरिंग ब्लैंकेटिंग मीन्स restricting choking the supply of oxygen to the burning material. Equipment required to firefighting are फायर एग्जॉस्टर, मतलब आग को किससे रोकेंगे, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर बीटर है, हुक है, बकेट है, स्ट्रिप पंप्स है। द सिविल डिफेंस एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड बाई पार्लियामेंट इन द ईयर ऑफ मई 1968, मतलब मई 1968 में सिविल डिफेंस एक्ट आया था। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनसीसी कैडेट इन मेंटेनिंग एसेंशियल सर्विस ड्यूरिंग द डिजास्टर्स। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, बीइंग क्वालिफाइड इन अ फर्स्ट एड, बेसिक होम नर्सिंग, सिग्नल एंड हैविंग डेवलप्ड लीडरशिप ट्रेट्स and learned about social service, civil defense and disaster management, and cadets of NCC could assist in maintaining the following essential service and important tasks in any and every part of the country's following। जैसे है ना, ऑपरेटर इन टेलीफोन एक्सचेंज। एनसीसी कैडेट क्या कर सकते हैं उसके बारे में लिखना है, मतलब डिजास्टर के समय में। और तो इसमें है कि आप टेलीफोन एक्सचेंज को ऑपरेट कर सकते हैं, नर्स एज अ नर्स इन हॉस्पिटल, link between doctor and nurse, patient and hospital technicals. They could also help in maintaining hospital dispensary discipline and security, मतलब वहाँ का अनुशासन और सुरक्षा देख सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट है उसको
असिस्ट कर सकते हैं और फर्स्ट एड सेंटर चला सकते हैं। सिविल डिफेंस असिस्ट कर सकते हैं, सिविल डिफेंस ऑर्डेंस असिस्ट कर सकते हैं और वहाँ की ड्यूटीज़ कैरी कर सकते हैं। और बाकी जितनी भी हैं इसमें का जैसे है सर्च फॉर द रेस्क्यू ट्रैप्ड पीपल, salvage destroyed structure and property, distribution of relief material to the affected population for their temporary sustain, coordinate the relief flow from outside and ensure maximum coverage of territory in provision of relief, store food and water, avoiding wastage and duplication of work in the same area, repair and restore essential service in enabling rescue and relief work and for normalization of activities। फिर है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, 30 नंबर का है। इसमें सोशल अवेयरनेस, इसमें स्कीम्स आएंगी, एक दो स्कीम लेटेस्ट आएंगी या 1 साल के अंदर वाली कुछ स्कीम को पढ़ लेना हो, क्योंकि मतलब एक दो स्कीम ऐसी आ जाएंगी कि उस समय समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें क्या होता है। तो वो आप जब थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर या कुछ हल्का हल्का मतलब न्यूज़पेपर से देखने से ये काम हो जाएगा। जैसे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा, ये पहले नरेगा था, 2005 में आया था। फिर महात्मा गांधी यानी कि एमजी आगे जोड़ दिया गया, तो ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट, इसमें गाँव पर ही माइग्रेशन रोकने के लिए 100 दिन का काम दिया जाता है और जिससे माइग्रेशन रुके और शहरों पर बोझ कम हो, तो ये स्कीम है एमजी नरेगा। फिर PMGSY जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। फिर RTI स्टैंड फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन। फिर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया इन 6 to 14 एज ग्रुप इज कॉल्ड राइट टू एजुकेशन एक्ट। फिर फुल फॉर्म ऑफ भीम है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये तो आएगा ही, भारत इंटरफेस है, इंटरफेस फॉर मनी। फिर व्हाट आर द वेज इन व्हिच NCC कैडेट कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोशल सर्विस, सोशल सर्विस में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 10 नंबर का है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगा के, ट्री प्लांटेशन, स्वच्छ भारत अभियान, अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक फीमेल फोर्टिसाइड में जो महिला भ्रूण हत्या होती है, डाउरी होता है, डाउरी सिस्टम है जो जकड़े हुए है समाज को, पॉपुलेशन कंट्रोल करवाने में मतलब जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जनसंख्या नियंत्रण और जागरूकता अभियान चलाकर, जैसे HIV एड्स के अभियान चलाकर, हेल्थ एंड हाइजीन, चाइल्ड अब्यूज़ एंड ट्रैफिकिंग। चाइल्ड अब्यूज़ मीन्स होता है कि जो बच्चे हैं वो उनको मतलब एक तरह से जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो जाते हैं या जो गाली गलौज में पड़े रहते हैं उनको, और या जो ऐसे बच्चे हैं जिनको दूसरे देश से या दूसरे प्रदेश से ले आके दूसरी जगह पे उनको भिक्षा वृत्ति में या और दुनिया भर की जो बाल मजदूरी में धकेल दिया जाता है ट्रैफिकिंग के थ्रू। मतलब ट्रैफिकिंग का मतलब यही होता है कि दूसरी जगह से लाके उनको फोर्स लेबर में या अलग अलग गलत जगहों में लगा देना, तो वहाँ से निकालना, वहाँ से निकालने के लिए मतलब कैंपेनिंग करना या जागरूकता बढ़ाना। फिर ड्रग अब्यूज़ एंड ट्रैफिकिंग, अब ड्रग ट्रैफिकिंग भी होती है, जैसे मान लीजिए किसी प्रदेश में अगर मान लीजिए शराबबंदी है तो दूसरे प्रदेश से शराब ट्रैफिकिंग करके वहाँ पे मतलब ब्लैक में बेची जा रही हो, तो इसको कहते हैं ड्रग अब्यूज़ या ड्रग ट्रैफिकिंग। फिर आंसर इन ब्रीफ, डू नॉट आंसर इन ब्रीफ मतलब इसमें है कि डूज एंड डोंट्स फॉर रोड सेफ्टी, मतलब रोड सेफ्टी के लिए कौन से डूज हैं कौन से डोंट्स हैं। तो इसमें डूज फॉर ट्रैफिकिंग सेफ्टी, ओबे ट्रैफिक रूल्स, कंडक्ट आर अटेन रोड सेफ्टी सेमिनार्स, एजुकेट जनरल पब्लिक ऑन ट्रैफिक रूल्स, वियर हेलमेट एंड सीट बेल्ट, गिव पेडेस्ट्रियन मतलब जो पदयात्री हैं द राइट ऑफ वे इन क्रॉस वॉक जो जेब्रा क्रॉसिंग है। फिर डोंट क्या है, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ओवर स्पीड, डू नॉट क्रॉस रोड ड्यूरिंग रेड सिग्नल, डू नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग। अब आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। एड्स, HIV इसका है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस,
is a virus that gradually destroyed the body's immune system। मतलब ये HIV बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको ग्रेजुअली, मतलब एक बार में नहीं, धीरे धीरे उसको ख़त्म कर देता है। फिर एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इज़ अ कंडीशन वेयर इन वायरस वेरियस डिजीजेज इफेक्ट द बॉडी बिकॉज ऑफ द बॉडीज वीक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म द इम्यूनिटी। मतलब HIV क्या करता है? इम्यूनिटी को ख़राब करता है, और इम्यूनिटी की ख़राब की वजह से मल्टीपल और वारियस डिजीजेस हो जाते हैं शरीर में। तो ये आप दोनों के बारे में ऐसे समझ सकते हैं। फिर हाउ डज HIV एड्स स्प्रेड्स, कैसे फैलता है? तो ये देखिए, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, मतलब इंटरकोर्स करने से। फिर इसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, शेयरिंग नीडल्स एंड सिरिंज फॉर इंटरवीनियस ड्रग यूज़। फिर मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है। HIV का प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन में HIV एड्स कैन बी प्रिवेंटेड इन 4 मेन वेज, लाइक बीइंग इन अ म्यूचुअली फेथफुल सेक्सुअल रिलेशनशिप। मतलब वहाँ पे म्यूचुअल, मतलब एक तरह से बराबर का सम्मान करके। इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल देन करेक्ट एंड कंसिस्टेंट यूज ऑफ कंडोम्स फॉर एवरी सेक्सुअल एक्ट irrespective of their type of sex is essential। फिर चेकिंग all the blood and blood product for HIV infection before transfusion, avoiding drug abuse, especially sharing needle and syringe for injecting drugs, reduce the risk of mother to child transmission by following recommendation guideline for preventing parent to child transmission of HIV infection। Youth should also educate general public by spreading the information that HIV cannot be transmitted by द फॉलोइंग एक्शन। इसमें क्या है गया, मतलब कह रहे हैं कि यूथ को इन चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए कि इनसे HIV नहीं फैलता है। जैसे किस किस से? जैसे शेकिंग ऑफ हैंड्स, मतलब हाथ मिलाने से नहीं होगा। शेयरिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े शेयर करने से नहीं होगा। शेयरिंग ऑफ फूड एंड यूटेंसिल, मतलब खाना हो गया, पानी हो गया, या और खाने पीने की चीज़ें हो गई, या कप प्लेट हो गया, तो उसकी वजह से ये नहीं फैलेगा। शेयरिंग ऑफ टॉयलेट्स, मतलब आप अगर टॉयलेट्स किसी का यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी नहीं होगा जिसको है। फिर इंसेक्ट बाइट्स, मतलब अगर मान लीजिए जैसे डेंगू हो गया या मलेरिया हो गया, ये सब जो मतलब फ्लाइज से होती हैं, तो उनसे, उनके मरीज़ को काटने से और फिर आपको काटने से वो इस तरह से ट्रांसमिशन नहीं होगा। हगिंग और किसिंग, किसी को गले लगाने से या किसी को किस करने से ये नहीं फैलता है। फिर वर्किंग इन द सेम ऑफिस और ट्रेवलिंग इन द सेम व्हीकल, मतलब एक ऑफिस में काम करने से, एक जगह ट्रेवल करने पर ये नहीं फैलेगा। प्लेइंग और स्विमिंग विद अ इन्फेक्टेड पर्सन के साथ खेलने से या उसके साथ में नहाने से ये नहीं फैलता है। फिर काफिंग, स्नीजिंग आर इन रूटीन पेशेंट केयर एक्टिविटीज़। फिर बेड मेकिंग, फीडिंग, इसमें भी नहीं होगा। मतलब काफिंग से मतलब खांसी से नहीं है, स्नीजिंग मतलब छींकने से नहीं है, और रूटीन पेशेंट केयर एक्टिविटीज़ जैसे बेड मेकिंग, फीडिंग, मतलब उसको अगर बेड पे अगर बेड उसका बनाना या उसको खाना खिलाना, इन सब चीज़ों से नहीं बढ़ेगा। व्हाट इज़ द स्वच्छ भारत अभियान? अब आपको स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताना है। तो स्वच्छ भारत अभियान क्या है? जैसे SB ये स्वच्छ भारत अभियान ये गांधी जी के जन्म जयंती पर शुरू किया गया था। और स्वच्छ भारत अभियान इसमें यही है कि जितने भी भारत के जो म्यूनसिपालिटीज़ हैं और जो लोकल ग्राम पंचायत है या कोई भी शहर है, तो वहाँ पे मतलब स्वच्छता रखनी है। और ना स्वच्छता ना ही घर पर, ना सिर्फ घर पर, बल्कि गलियों में, चौक चौराहों पर, ऑफिस में, विद्यालय में, सरकारी जितने दफ्तर हैं, तो हर जगह मतलब स्वच्छ भारत अभियान को फैलाना है और स्वच्छ भारत को स्वच्छ बनाना है। तो ये इसका मतलब मोटो है एक तरह से। तो इसके बारे में 5 नंबर में लिखना है, आराम से आप थोड़ा सा पढ़ के इसके बारे में लिख सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान यही है। ये शायद 2014 से शुरू हुआ था और 2019 तक इसने बहुत सारी चीज़ें मतलब
अच्छी भी की हैं, और एक तरह से ये अच्छा अभियान रहा है। फिर हेल्थ एंड हाइजीन में आप आ गए हैं। तो हेल्थ एंड हाइजीन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो बीन्स बीन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, कैरिंग इम्प्योर ब्लड टू हार्ट। मतलब जो वेन्स होती हैं वो जो इम्प्योर ब्लड है, जिसमें एक तरह से इम्प्योर वो होता है जो एक तरह से हार्ट में जाएगा, फिर वहाँ से फेफड़े से हवा लेगा, फिर वो शुद्ध होगा, फिर उस तरह से, मतलब जिसमें एक तरह से हार्ट से पंप ना हुआ हो तो उसको इम्प्योर होता है। फिर माउथ टू माउथ होल्गर निल्सन मेथड या स्केफर मेथड इज़ अ टाइप ऑफ गिविंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। वो जो जब भी ऐसे मतलब किसी को मतलब जैसे मान लीजिए पानी ज़्यादा पी गया है या और उस तरह के सिस्टम में इसको इस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। पतंजलि इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ द फादर ऑफ योगा। हाँ, महर्षि पतंजलि ने ही योगा का मतलब फाउंड किया था। पतंजलि ये कश्मीर में एक वहाँ पे तक्षशिला नाम की यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पर मतलब उस समय पर ये थे। नालंदा तो बिहार में थी, तक्षशिला ही कश्मीर में थी। फिर कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया, जॉइंडिस आर वाटर बॉर्न डिजीज़। मतलब ये वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं। फिर लॉन्ग बोन्स आर फाउंड इन अपर एंड लोअर लिम्स। फिर नेम एनी 5 योगासना। योगासना के बारे में 5 में बताया है, तो कोई भी एनसीसी कैडेट है तो उसको तो इतना योगा करा ही रहते हैं कि वो आराम से लिख सकता है, जैसे पद्मासन, सिद्धासन है, ज्ञान मुद्रा है, त्रिकोणासन है, शवासन है, सूर्य नमस्कार है, वर्णासन है, भुजंगासन है, चक्रासन है, हलासन है, सर्वांगासन है, बहुत सारे आसन है। उष्ट्रासन है, सेतुबंध, सर्वांगासन है, आराम से आप लिख सकते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। पर्सनल the main component of personal hygiene are sleep, bathing, eating and drinking, care and cleanliness of skin, hair and teeth, exercise। स्लीप में क्या है, कम से कम आपको 7 से 8 घंटा एक दिन में सोना है। बाथिंग, इसमें क्या है कि मतलब आपको अच्छे से बढ़िया, कीपिंग द स्किन क्लीन एंड हेल्दी कंडीशन इज एसेंशियल फॉर अ गुड हेल्थ। अ बाथ विद अ मिल्ड सॉप विद वार्म वाटर, गुनगुने पानी से, इन अ विंटर एंड कूल वाटर इन समर। मतलब ठंडी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडा पानी इज इसेंशियल फॉर बॉडी क्लीनिंग, मतलब शरीर के लिए अच्छा है। और फिर नहाने के बाद में अच्छे से शरीर को सुखाना और फिर सही से उसको केयर करना स्किन का, ये बेथिंग पर्सनल हाइजीन में आता है। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाना प्रॉपरली कुक्ड फूड विद इट्स फुल न्यूट्रिएंट वैल्यू इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। ईट स्लोली एंड च्यू वेल, मतलब आपको धीरे खाना है और सही से चबाना है, क्योंकि खाना ही नहीं है, खाना को पचाना भी रहता है, तो इसलिए उसको सही से खाने में ही भलाई है। डू नॉट सैलो हेजिटली, ड्रिंक प्लेंटली एंड वाटर बिटवीन द मील्स एंड अवॉइड स्ट्रेसनियस एक्सरसाइज। तो ये है इसमें मतलब। फिर इसके बाद में क्या है, फिर है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ईटिंग तो हो गया। फिर केयर एंड क्लीननेस ऑफ स्किन, हेयर एंड टीथ। अब आपको अवर स्किन कीप्स ऑन स्क्रेटिंग स्वीट एंड हेंस इट इज़ necessary to keep it clean through bathing and by removing dust and dirt. Regular changing of cleaning of clothing is essential to keep the body fit. Digestive and other disorder take place when decayed teeth and unhealthy gums bleed, giving foul smell in mouth. Teeth should be regularly brushed and आफ्टर द लास्ट मील एट नाइट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करने के लिए बता रहे हैं इसमें। सफिशिएंट विटामिन सी एंड डी आर द कॉज ऑफ डेंटल डिके। मतलब सी और विटामिन डी और
विटामिन सी अगर नहीं है आपकी खाने में तो आपको दांतों से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं। एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज में ये है कि ऑर्गेनाइज जेम्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड माइंड। ये मतलब बॉडी और माइंड को दोनों के लिए एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा है। और इसी के साथ में आप अभी इसमें तो 22 पेज हैं, 14 पे हम लोग पहुँचे हैं, देखते हैं। फिर इसके बाद में है व्हाट इज़ द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट गिवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट, डॉग बाइट। मतलब स्नेक बाइट में के समय में क्या करना है, इसमें यही है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट एड में मतलब कटे हुए स्थान पे पहले तो उसको डॉक्टर के पास पहुंचाना है। वो पारंपरिक जो झाड़ फूँक है इस तरह की चीज़ों में विश्वास नहीं करना है। और वहाँ पर पहले तो जो फर्स्ट एड है उसमें धोना है जो कटा हुआ स्थान है, और उसको अच्छे से धोने के बाद में उस पर थोड़ा बहुत फर्स्ट एड देना है उसे, और तुरंत ही अस्पताल पहुंचाना है। डॉग बाइट में भी रेबीज इज़ वेरी डेंजरस डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय अ रैबिट डॉग। द डिजीज़ इज़ प्रिवेंटेबल बाय गिविंग एंटी रेबीज़ वैक्सीन। फर्स्ट एड में क्या करना है, वुंडेड शुड बी क्लीन विद द अवेलेबल एंटीसेप्टिक, और पेशेंट शुड बी sent to hospital or for an anti-rabies injection course. A dog and the patient should be kept under observation for at least 10 days। मतलब कुत्ते को, और जिसको कुत्ते ने काटा उसको भी 10 दिन तक तब रखना है, क्योंकि रेबीज़ में क्या होता है, कुत्ता पागल हो जाता है, हो सकता है आदमी भी पागल हो जाए, तो इसलिए दोनों लोगों की भलाई के लिए उनको सही से एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाना है। पहले ये 14 था, अब शायद 2-3 हो गए हैं। फिर राइट सम ऑफ द इंडिकेटर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटल डिसऑर्डर के इंडिकेटर क्या है, जैसे अनड्यूड एंग्जाइटी है, चिंता है। फिर एम्बैरेसमेंट इन प्रेजेंस ऑफ अदर, मतलब दूसरों के सामने एम्बेरस करना किसी को। लैक ऑफ करेज, साहस ही नहीं कुछ। अनडेवलप्ड हैबिट एंड विल, मतलब आधी अधूरी अच्छी आदतें, मतलब एक तरह से अनडेवलप, मतलब डेवलप ना हो जो आदतें। और विल इच्छा। लो इंटेलिजेंस, मतलब एक तरह से जानने या समझने की क्षमता कम। डिप्रेशन, पेसिमिस्टिक आउटलुक, मतलब एक तरह से किसी चीज़ को यही कहना कि हाँ ये नहीं होगा, ये ऐसे मतलब मुझसे नहीं होगा। मूडीनेस, मतलब कि मेरा मूड आएगा तब करूँगा। तो ये सब मतलब डिसऑर्डर है मेंटल के। अब आप 7 पेज और बचा, जैसे बैड टेम्पर। टेम्पर ये होता है कि वो, उसका टेम्पर ये है कि वो कैसे रिएक्ट करता है किसी बात पे तुरंत, तो ये इंडिकेट करेगा। फुल ऑफ प्रेजुडिस, मतलब पहले से ही जो पूर्व निर्धारण होता है कि हाँ पहले से ही किसी बात को माने बैठे रहना, मतलब लकीर के फकीर होना कि हाँ यही बात सही है, यही बात सही है, हो सकता है वो गलत भी हो। तो इस तरह की चीज़ों में मतलब पहले से ही पूर्व अनुग्रह नहीं लगाना चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं करना चाहिए कि हाँ यही चीज़ होगा, हो सकता है वो चीज़ ना हो। फिर द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड फूड हाइजीन। जैसे मिल्क हाइजीन, उसको कैसे रखना है। पहले तो कंटामिनेशन ऑफ मिल्क मे बी ड्यू टू द इन्फेक्टेड एनिमल, ह्यूमन हैंडलर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। फॉलोइंग एक्सेप्ट शुड बी इंश्योर टू द ऑब्टेन क्लीन एंड सेफ मिल्क। मिल्क हाइजीन में क्या है, पहले तो जहाँ से मिल्क ले रहे हैं, पहली बात तो वो जो जानवर है उसको सही पानी मिलना चाहिए, सही इन्वायरमेंट में रहना चाहिए। जो वो कौन सा खा रही है, क्या खा रही है, ये भी डिपेंड करता है। वो जैसा अगर गंदा पानी पिएगी तो गंदा दूध देगी। पानी भी सही होना चाहिए, उसका खाना भी सही होना चाहिए। फिर मिल्क हैंडलर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीज़। जिसने मतलब दूध वहाँ से धोने के बाद में लिया है और फिर शहर में पहुँचाया है, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ से मुक्त होना चाहिए। मिल्क वेसल्स शुड बी टोटली क्लीन, सैनिटाइज एंड केप्ट कवर्ड। उसको ढका होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, और मतलब एक तरह से सुरक्षित रखना चाहिए, जिसमें जो फ्लाइज़ हैं वो ना अंदर जाएं और बाकी कोई चीज़ उस पर पड़े ना। फिर वाटर सप्लाई मस्ट बी सेफ़,
और जो वाटर सप्लाई है वो सेफ़ होनी चाहिए। फिर पास्चराइजेशन, जिसमें से मतलब दूध से क्रीम निकाल देते हैं, वो होना चाहिए। फिर मीट हाइजीन में देखो, मीट हाइजीन में फ़िश हाइजीन है, एग हाइजीन है, फ्रूट है, वेजिटेबल हाइजीन है, हाइजीन ऑफ ईटिंग प्लेस है। मतलब मीट को कैसे हाइजीन करेंगे इसके बारे में है, और फिश को कैसे हाइजीन करें इसके बारे में। एग हाइजीन है, फ्रूट एंड वेजिटेबल हाइजीन है। और हाइजीन ऑफ ईटिंग प्लेस में देखिए क्या है कि ईटिंग प्लेस शुड नॉट बी लोकेटेड नियर फिल्टी प्लेस, ओपन ड्रेन, एनिमल शेड, मैन्योर, शोकेज, पिट्स आर अदर सच प्लेस। मतलब जो मतलब खाने का जगह है वो एकदम एकदम से गंदा नहीं होना चाहिए, एकदम से मतलब एनिमल शेड नहीं होना चाहिए, ओपन ड्रेन नहीं होना चाहिए। फ्लोर शुड बी इजी टू क्लीन एंड शुड बी प्रिफरली टिल्ड। फिर रूम्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड शुड बी वेल वेंटिलेटेड, इंसेक्ट एंड रैट प्रूफ एंड शुड हैव एडिक्वेट लाइटिंग। ये सारी चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें ना हो, और जैसे वहाँ पे रैट ना हो, इंसेक्ट्स ना हो, और बाकी लाइटिंग हो, प्रॉपर स्टोरेज की व्यवस्था हो। फिर पेरिसेबल एंड नॉन पेरिसेबल आइटम शुड बी केप्ट सेपरेटली। refuse should be collected in covered bins and removed regularly. Water supply should be independent, adequate and safe. Proper place for cleaning of utensil should be provided. Hygiene of food handler, इसमें क्या है कि फूड जो हैंडलर्स होते हैं उनके हाइजीन के बारे में बताया गया है। जैसे कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ फूड हैंडलर मस्ट बी डन एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स should be done. Education of food handlers should be regular educated on health and hygiene aspects. They should be constantly reminded about hand washing, trimming of nail, covering of hair, wearing of overall and covering mouth while coughing and sneezing during cooking. जो मतलब बना रहा है वो एक तरह से जब खांसता है या छींकता है तो मतलब अपने मुंह को कवर किए रहे। एडवेंचर एक्टिविटीज़, ये 20 नंबर का है। अब इसमें एडवेंचर एक्टिविटीज़ में क्या क्या है वो देखिए। व्हाट इज़ द एम ऑफ एडवेंचर ट्रेनिंग। एम क्या होता है, इसका एम होता है कि डेवलप करना कॉन्फिडेंस, इंडिफरेंस, स्टेमिना, टीम स्पिरिट, स्पोर्ट्समैनशिप। फिर व्हाट ऑल एडवेंचर ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज इन एनसीसी। कौन कौन सी मतलब ट्रेनिंग और एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है, जैसे पैरासेलिंग, पैरास्लीदरिंग, पैरा जंपिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, साइकिल एक्सपेडिशन, कैमल सफारी, रिवर राफ्टिंग। फिर राइट एनी 5 इक्विपमेंट यूज ड्यूरिंग रॉक क्लाइंबिंग। इसमें क्या है, डायनेमिक रॉप्स, लो इलोंगेशन रॉप्स, वेबिंग और टेप मेड ऑफ नाइलॉन। इसमें मतलब ये बता रहे हैं कि कौन कौन से आपको चीज़ों की आवश्यकता होगी, 5 चीज़ों की ड्यूरिंग रॉक क्लाइंबिंग। मतलब जब आप चट्टान पे चढ़ रहे हैं, कहीं पे रॉक क्लाइंबिंग या डाइन गए हैं तो उसमें क्या क्या लेंगे, तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी है। हार्सनेस है, बेली सर्विस है, रैपेल डिवाइस है, एसेंडर्स है, हेलमेट है, क्लाइंबिंग शूज है। फिर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी आ गया है, 20 नंबर का है। इसमें फिल इन द ब्लैंक है। ऑन द बेसिस of origin natural resources are divided into 2 parts, biotic and abiotic. तो फुल फॉर्म ऑफ CFC है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये CFC इसी की वजह से ओजोन लेयर में मतलब एक तरह से होल हो गया है CFC की वजह से ही। और CFCs निकलती हैं AC से, और जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं, और अब तो नए कंडीशन जो नए बन रहे हैं उनमें CFC का कुछ प्रोविज़न किया गया है कि ना निकले, तो पुराने वाले हैं उसमें CFC बहुत निकल रही है। और बाकी बहुत सारी गैसें हैं जो ओजोन लेयर को मतलब एक तरह से क्षति पहुंचा रही हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ फेनोमेना एसोसिएटेड विद द इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर। जैसे अभी जब से अर्थ मतलब जो बिग बैंग थ्योरी हुई है और जिससे पूरे सौर मंडल का निर्माण हुआ है, सोलर सिस्टम का, उसमें जब से सोलर सिस्टम में धरती बनी है तो बनने से लेकर अब तक धरती का जो तापमान है वो 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है।
तो बढ़ा इसी वजह से है क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और जो अननेसेसरी गैसें निकल रही हैं, और जैसे ग्रीन हाउस ठंडे प्रदेशों में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का, और तमाम तरह के कोयले जलाना, और जो दुनिया भर के जो विकसित देश अब हो गए हैं, जैसे यूएस हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो विकसित हैं, इन लोगों ने इतना कोल जलाया है कि अब पूरा मतलब ग्लोबल वार्मिंग को ही बढ़ावा दिया है इन लोगों ने। अब किसी तरह से क्लाइमेट चेंज अभी भी अगर नहीं निपटे तो बहुत आगे चल के जितने भी तटीय, जैसे अभी इंडिया का ही मान लो, तो जैसे कोलकाता हो गया या मुंबई हो गया, जो या अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, तो इस तरह के अगर समुद्र की जो सतह है उसमें अगर पानी बढ़ेगा तो वो ये सब छोटे छोटे द्वीप हैं, इनके डूबने का खतरा, या छोटे जो तटीय शहर हैं उनके डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसके यही चैलेंजेस हो गए। फिर आगे है कि ग्राउंड कैचमेंट सिस्टम, रूफ कैचमेंट सिस्टम इज अ सिस्टम टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब जैसे साउथ इंडिया में ही ये सारे सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें बता रहा है कि टाइप ऑफ पोल्यूशन आर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। अब ये किसमें और आप जोड़ सकते हैं लाइट पोल्यूशन। जैसे आप दिल्ली या मुंबई या कोलकाता या पुणे, इन सब शहरों में देखें तो यहाँ पे लाइट पोल्यूशन बढ़ रहा है। आदमी या जो बच्चे हैं उनको मतलब लाइट से निकल के वो खुली, एक होता है ना कि आप खुली सुबह में हैं, वो हमेशा लाइट में ही रहते हैं, तो लाइट पोल्यूशन है। या शहरों में लाइट ही लाइट है, रात में भी लाइटें नहीं बंद हैं, तो इसको लाइट पोल्यूशन भी नया आयाम जुड़ा है। फिर व्हाट आर द रोल ऑफ एनसीसी कैडेट इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो मतलब जो प्राकृतिक रिसोर्स हैं या संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों का बचाव में एनसीसी कैडेट का क्या योगदान है, उस ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं 5 नंबर में। तो every cadet can fulfill his obligation toward environment individual or collectively by following means: avoiding cutting of tree and by planting more tree, uh, not polluting water sources like river, pond, sea, avoiding use of plastic, avoiding noise pollution, recycling natural resources to ensure their efficient sustainable use। मतलब रिसाइकिल करना नेचुरल रिसोर्सेज को, और इंश्योर करना इफ़िशियंट सस्टेनेबल, मतलब सतत और उनको इफ़िशियंसली यूज़ करना। यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड, मतलब सोलर जैसे सोलर पैनल सूरज से आ गया रोशनी, और विंड मतलब जिससे टरबाइन से, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों से मतलब हमारा रुक सकता है संसाधनों का गलत उपयोग। सेविंग एनर्जी इन स्मॉल मैटर लाइक स्विचिंग ऑफ ऑल फैंस, लाइट एंड अदर इलेक्ट्रिकल गैजेट एंड नॉट व्हेन नॉट नीडेड। मतलब कभी कभी हम लैपटॉप ऐसे ही छोड़ देते हैं, या मोबाइल ऐसे ही फ्लैश जला के रख दिए, या वैसे ही जल रहा है, लाइट दो दो लाइटें जल रही हैं, मतलब टीवी चल रहा है कोई देख भी नहीं रहा है, फ्रिज मतलब बिना मतलब का ही चल रहा है, अंदर चाहे कुछ भी ना हो। तो इन सब चीज़ों को, लाइटें कोई भी नहीं है उस रूम में तब भी जल रहा है लाइट को बचाना, मतलब हमें अपनी दूसरी जनरेशन को लाइट देना है, क्योंकि हम भविष्य में ये नहीं जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रह के देखना है। मतलब रिसोर्सेस के लिए मारा मारी नहीं करनी है, उसको ग्रीड के लिए नहीं बल्कि नीड के लिए लेना है। जो गांधी जी ने भी कहा था कि धरती के पास में बहुत कुछ है, अगर आदमी अपनी आवश्यकता के लिए यूज़ करे, लेकिन अगर 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 वो लालच के लिए यूज़ करेगा तो धरती कम पड़ जाएगी। तो ये गांधी जी का कथन है। इसके बाद में देखते हैं 5 नंबर का है क्वेश्चन, व्हाट आर द वेज टू कंजर्व वाटर इंडोर्स। मतलब वह पानी सुरक्षित करने के लिए जो इंडोर वाटर है उसको क्या क्या करेंगे। तो जैसे इंश्योर दैट देयर आर नो लीक्स इन योर हाउस इन द पाइपलाइन, टैब एंड टॉयलेट, मतलब टैब और टॉयलेट या पाइपलाइन में कोई लीक ना हो। यूज वाटर एफिशिएंट फ्लशेस एंड इफ़ पॉसिबल टॉयलेट विद डुअल फ्लशिंग सिस्टम। जैसे जो टॉयलेट है वो ड्यूअल फ्लशिंग में हो। अगर आप
मतलब थोड़ा पानी का काम है तो छोटा वाला फ्लश करें, ज़्यादा पानी अगर छोड़ना है या डालना है तो बड़ा फ्लश करें। और अगर आपको जैसे कपड़े धुलते हैं उसके बाद वाला पानी उसमें डाल सकते हैं, या और बाकी कपड़े धुलने का हो गया, या आप फर्श की सफाई करते हैं तो कपड़े धुलने वाले पानी से फर्श की सफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से पानी बचा सकते हैं अगर पानी बचाना ही हो आपको तो इस तरह की चीज़ें अपनी आदतों में लाएं और इससे आपका आंसर भी अच्छा दिखेगा। फिर क्लोज टैप्स वाइल ब्रशिंग योर टीथ, मतलब आप बहुत ज़्यादातर आदमी क्या होते हैं मतलब टैब खोल दिए ब्रश कर रहे हैं, 5 मिनट तक ब्रश करेंगे तब तक वो टैब खुला है, तो ये चीज़ नहीं करना है। सेविंग के समय भी यही करते हैं। सोपिंग योर फेस, मतलब अगर साबुन लगा रहे हैं तब भी चल बह रहा है पानी, पानी को बहने नहीं देना है, क्योंकि धरती पर 100% अगर पानी 75% पानी है पूरे धरती पर, जिसमें से पानी जो पीने वाला है वो सिर्फ 0.003% है जो मीठा पानी है, और बाकी खारा पानी है। वो पानी मतलब उसमें नमक है, और नमक पी के आपका गला ख़राब, मतलब उसको पी नहीं पाएंगे, ख़राब क्या होगा, उसमें नमक ही है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर यूज़ वाटर फ्रॉम वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स फॉर क्लीनिंग फ्लोर्स, देखो वही बात जो मैं कह रहा था कि मतलब जो आपने कपड़े धोए हैं जिस पानी से, उस पानी से आप फर्श भी धो सकते हैं। फिर इसके बाद में यूज़ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट फॉर वॉशिंग क्लॉथ, ज़्यादा डिटर्जेंट नहीं लगाना है, अप्रोप्रिएट ही लगाना है। ज़्यादा लगाएंगे तो उससे ये नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएगा, मतलब आवश्यकता अनुसार लगाना है जिसकी वजह से जल्दी से कम पानी में वो सही से साफ़ हो जाए, नहीं तो वो ज़्यादा झाग उठाएगा और फिर ज़्यादा पानी लेगा। फिर क्लोज द शॉवर टैप वाइल सॉपिंग योर बॉडी, मतलब शावर को बंद कर देना है जब आप अपने पूरे शरीर पे साबुन लगा रहे हैं। फिर व्हेन वॉशिंग डिशेस बाय हैंड डू नॉट लेट द वाटर रन वाइल रिंसिंग, जब आप बर्तन धुल रहे हैं तब वो टैप को खोल के नहीं रख देना है कि हाँ उधर इधर बर्तन धुलते हैं उधर पानी बहता रहे। फिर वन सिंक विद वाटर वॉश वाटर एंड द अदर विद रिंस वाटर, मतलब एक में बढ़िया पानी रखना है और एक में जो जिसमें से धुल रहे हैं वो वाला रखना है। फिर मॉनिटर योर वाटर बिल फॉर अनयूजुअल हाई यूज, योर विल एंड वाटर मैटर आर टूल दैट कैन हेल्प यू डिस्कवर लीक्स, मतलब आपको जो वाटर बिल है उसको देखे रहना है, अगर उसमें बढ़ाव या उतार चढ़ाव होता है तो उससे पता चल जाएगा कि आप कहीं लीक है या कहीं कुछ है। तो इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। और वैसे जैसे फ्री बीज है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट जो एनसीटी गवर्नमेंट है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी की, वहाँ पे जो पानी है, पानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जैसे बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया में, वहाँ पर जैसे किसानों का कर्ज जो है वो माफ़ कर देते हैं, या दिल्ली में ही है तो जो डीटीसी बस है उसमें वुमेन की फ्री राइड है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ें ठीक हैं कहीं हद तक, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको अप लिफ्ट करने के लिए ठीक है। लेकिन जैसे अगर कोई भी गवर्नमेंट फ्री में पानी दे रही है तो पानी को वेस्ट नहीं करना है। अब कुछ लोगों की आदतें ये हो जाती हैं कि हाँ पानी फ्री आ रहा है, बिल तो आएगा नहीं, बहने देते हैं। लेकिन पानी आ रहा है, उसका टैक्स, उसका पैसा आपके ही टैक्स से जाता है, तो आप अपने टैक्स की और पानी की कीमत समझें। तो यही है, मतलब पानी को जाने ना दें, वो अपनी दूसरी जनरेशन के लिए रखें, और वो हमारा कर्तव्य भी है और हमारा दायित्व भी है, उसको करना ही हमारी भलाई है। फिर इसके बाद में इसमें लास्ट वाला है, वाटर योर लॉन एंड गार्डन इन द मॉर्निंग और इवनिंग व्हेन टेम्परेचर आर कूलर टू मिनिमाइज एवोपोरेशन, मतलब जो संघनन होता है, जो ऊपर पानी वाष्पन की संघनन वाष्पन होता है, जो वाष्प बन के ऊपर चला जाता है पानी। जब दोपहर के समय अगर आप गार्डन में पानी डालते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा लगेगा, अगर वही सुबह शाम डालते हैं तो कम लगेगा। तो वो चीज़ कह रहे हैं कि पानी बचा सकते हैं उससे। इसके बाद में व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कैसे बचा सकते हैं, तो एडजस्ट योर डे टू डे बिहेवियर, जैसे
सॉरी, जैसे इसमें टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन इन योर होम यू डू नॉट नेसेसरली नीड टू गो आउट एंड परचेज एनर्जी इफिशिएंट प्रोडक्ट। एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी as simple as dimming of light and application when you do not need them। जब आपकी आवश्यकता नहीं है तब लाइट ना जलाएं। यू कैन ऑल्सो यूज एनर्जी इंटेंसिव appliances less by performing household tasks manually, such as drying your cloth instead of pulling them in a dryer। मतलब ड्रायर में रखने के बजाय कपड़ों को ले जाके बाहर टांग दीजिए जिससे वो सूख जाएंगे। या वॉशिंग डिशेस बाई हैंड, तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। रिप्लेस योर लाइट बल्ब्स, अगर आप पुराने बहुत जो जैसे आप 100 वाट का बल्ब जलाने के बजाय 7 वाट की एलईडी जला लें। अभी जो पुराने पुराने CFL हैं वो भी ज़्यादा लाइट कर रहे हैं, लेकिन अभी जो नए जो CFL आए हैं जो एलईडी बेस्ड हैं वो कम ले रहे हैं। जैसे अभी 20 वाट में एलईडी आ रही है तो 20 वाट वाला जलाएं, ना कि 40 वाट वाला जलाएं, 30 वाट वाला, तो उससे 10 वाट आपका बच जाएगा, आपकी लाइटिंग भी ज़्यादा रहेगी। तो ये सारी चीज़ें मतलब टेक्नोलॉजी के आप साथ ही चलें, उसमें ही भलाई है। फिर यूज़ ऑफ नॉन कंडीशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक सोलर, विंड एंड बायोगैस। फिर पेपर 4 आता है स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, 150 नंबर का है। अब इसमें देखते हैं, शायद लास्ट सेक्शन है इसका, इसके बाद में ये एंड होगा। फिर इन द ब्लैंक्स, इसमें क्या है कि फुल फॉर्म ऑफ AMC, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। जनरल बिपिन रावत इज़ द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। कॉलोनल रैंक ऑफ आर्मी इज equate टू GPCAPT रैंक ऑफ एयरफोर्स। फिर हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल कमांड फोर्स इन आर्मी इज लखनऊ। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट वॉज फॉट इन द ईयर ऑफ 1999। नेम एनी 5 गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड के बारे में परमवीर चक्र है, वीर चक्र है, सेना मेडल, वायु सेना मेडल, मेंशन इन डिस्पैचेस, चीफ ऑफ स्टाफ कमेंडेशन कार्ड। कम्युनिकेशन है 5 नंबर में। व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। जैसे ट्रोपोस्कैटर है, मॉडेम, फैक्स, टेलेक्स, सैटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर, कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट, जैसे जो भी वाईफाई लगता है वो ऑप्टिकल फाइबर से ही लगता है। सेल फोन हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, वीडियोग्राफी, इन्फो टेक्नोलॉजी है। इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन 15 नंबर का है। तो राइट कैरेक्टर ऑफ 81 mm मोटार का लिखना है, 5 नंबर का है। वैसे आता कम है लेकिन कहीं कहीं पूछ भी लिए हैं बीच बीच में। तो इसका 81 mm मोटर का कैलिबर है 81 mm, वेट है 40.6 किलो, मजल वेलोसिटी है 305 मीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ फायर है पर मिनट नॉर्मल में 9 से 11 राउंड, और एलिवेशन लिमिट है 45 डिग्री, 45 डिग्री टू 95 डिग्री। फिर इसके बाद में व्हाट ऑफ द आइटम रिक्वायर्ड फॉर क्लीनिंग अ 5.56 mm इंसास राइफल। उसको साफ 5.5 इंसास राइफल को साफ करने के लिए जो इंडियन फैक्ट्री ऑर्डिनेंस बनाती है तो उसको मतलब साफ़ करने के लिए क्या क्या लगेगा, जैसे ब्रश क्लीनिंग बोर, पुल थ्रो, रॉड क्लीनिंग बैरल, टूल एडजस्टिंग साइड, रियर साइड टूल, रिमूविंग रिपेयर कैश, चिंदी, ड्रिफ्ट। फिल इन द ब्लैंक। फुल फॉर्म ऑफ INSS, इंडियन स्मॉल आर्मी सिस्टम, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म है INSAS। फुल फॉर्म ऑफ ATG, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इफेक्टिव बैटल रेंज ऑफ 7.62 mm मीडियम मशीन गन इज, इसका इफेक्टिव बैटल रेंज है मीडियम मशीन गन का 1800 मीटर। 5.56 इंच राइफल इज प्रोड्यूस बाय इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये वहाँ से बनती है। फिर बैरल, सिलेंडर, गैस प्लग, पिस्टन, मैगजीन, प्लेटफॉर्म, साइड पार्ट ऑफ 5.56 इंच राइफल इज नॉट ऑयल्ड।
मैप रीडिंग आ गया 30 नंबर का। इसमें ड्रॉ कन्वेंशनल लाइन ऑफ द लाइन, मतलब कन्वेंशनल लाइन आपको दिखानी है, जैसे पोस्ट ऑफिस का कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन वो ट्रेन में होती हैं, और पोस्ट ऑफिस का आप जानती हैं। ये सारा आप विलेज का, पुलिस स्टेशन का, डैम्स का ज़्यादा नहीं पूछते हैं, 4-5 पूछते हैं आप आराम से। और उसमें मतलब एनसीसी जो बुक होती है वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लेंगे इसको। फिर डिफाइन द फॉलोइंग इज इन वन लाइन। जैसे नॉल है तो नॉल को क्या कहते हैं, ये स्मॉल आइसोलेटेड हिल, इसको नॉल कहते हैं। डेड ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड विच बाई अनड्यूलेशन आर हिल इज नॉट विजिबल इन ऑब्जर्वर। फिर ऐसे मैग्नेटिक वेरिएशन, नॉर्थ लाइन, ईस्टिंग लाइन, वे इन ग्रिडिंग के बारे में और मैप रीडिंग होगा, और बाकी प्रैक्टिकल होगा तो आप जानते ही हैं। तो इस तरह का होगा। फिर हाउ मेनी टाइप ऑफ नॉर्थ, जैसे ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, ये है। फिर मैप रीडिंग का है, ये देख लीजिए। फिर इसके बाद में ये फील्ड ग्राफ एंड बटल ग्राफ, FCBC हो गया, ये आराम से आप देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, आप कर लेंगे। और इसके बाद में मिलिट्री हिस्ट्री में आराम से आप ये जो चीज़ मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास में टाइम नहीं है, और मैं दोबारा आऊँगा ज़रूर इसके बारे में और बताने के लिए। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।